प्रधानमंत्री ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, कर्ज के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। जांजगीर चांपा जिले के 3 मरीज हुए स्वस्थ। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का आकलन किया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में एक बैठक ली और पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 1000 करोड़ रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार की हर संभव मदद की जाएगी। सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। और इसके बाद श्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट 4.4% से घटाकर 4% कर दी है। वहीं रिवर्स रेपो दर भी 3.75 से कम करके 3.35% कर दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसका असर बैंकों की ईएमआई पर पड़ेगा। आज मुंबई में मीडिया से चर्चा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में 40 आधार अंकों की कमी का निर्णय लिया है। आज घोषित किए गए उपायों को मुख्य रूप से जिन 4 वर्गों में बांटा गया है वे हैं बाजार में कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कर्ज के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की गई है, जो आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी होंगी। In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. That is from 1st March to 31st August 2020. The lending institutions are being permitted to restore the margins. Now, this is another announcement which I would like to draw your attention to. The lending institutions are being permitted, I mean not only with regard to working capital, we are extending the time limit by another 3 months, but the lending institutions are being permitted to restore the margins for working capital to their original levels by 31st March 2020. आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण
निजी खपत को भारी धक्का लगा है और निवेश भी कम हुआ है। The biggest blow from COVID-19 has been to private consumption, which accounts for about 60% of the domestic demand. The production of consumer durables fell by 33% in March 2020, accompanied by a 16% decline in output of non-durables. Similar indications are reflected in surveys of the fast-moving consumer space also. In the production sectors, industrial production shrank by close to 17% in March, with manufacturing activity down by 21%. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया है कि निराशाजनक स्थितियों के बीच भी अनाज उत्पादन में 3.7% की वृद्धि हुई है और अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। और प्रदेश की खबरों में बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि बिलासपुर अस्पताल से आज 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 89 मामले सक्रिय हैं, जबकि अब तक 62 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कल रात से लेकर आज सुबह तक 19 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कोरबा के 12, कांकेर से 4 और बिलासपुर, बलरामपुर और बेमेतरा से एक मरीज पाया गया है। इन सभी मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। वहीं आज बिलासपुर सिम्स से जिन 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वे जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक दूसरे राज्यों से श्रमिकों की वापसी के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इन अधिकारियों के अनुसार राज्य में हर दिन करीब 2000 लोगों की जांच हो रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। राज्य में 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन आज रात से शुरू हो जाएगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए पूर्ण तालाबंदी को देखते हुए राज्य सरकार ने कल पूरे प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं कल शनिवार और परसों रविवार को प्रदेश में सड़कों पर आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में 48 घंटों के दौरान दूध, दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, गैस और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। गौरतलब है कि सप्ताह के अंत में बाजारों में भीड़ उमड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर गृह विभाग ने राज्य सरकार को सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मई महीने के हर शनिवार और रविवार को 48 घंटे के पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। प्रदेश में आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास का कल से शुभारंभ हुआ है। नई प्रक्रिया के तहत अब कॉलोनाइजर को आवासीय कॉलोनी की अनुमति के लिए सीजी आवास पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। इसके जरिए कॉलोनाइजर को 100 दिनों के भीतर विकास संबंधी अनुमति मिल जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आवेदकों को अपने स्वामित्व के भूमि की सीमा के तहत खसरे के एकीकरण के लिए 40 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को बार-बार किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। कॉलोनी के विकास की अनुमति संबंधी सभी प्रक्रिया एकल खिड़की के माध्यम से पूरी हो जाएगी। साथ ही आवेदक को पोर्टल पर और एसएमएस के जरिए भी आवेदन की स्थिति की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। इस प्रणाली से एक और जहां अनुमोदन संबंधी किसी भी प्रक्रिया को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने इस प्रणाली के सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कॉलोनी विकास की प्रक्रिया को सरल करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 इनामी माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मौके से 2 भरमार बंदूक और बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्रियां बरामद की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया है कि बांगापाल थाना क्षेत्र के नेलगुड़ा के जंगलों में माओवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों का एक दल इलाके की सर्चिंग पर निकला। ये सूचना सही पाई गई और नेलगुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मारे गए माओवादियों में से एक माओवादी पर 8 लाख रुपए और दूसरे माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से एक माओवादी की पहचान जन मिलिशिया कमांडर के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पूर्व सैनिक भी आगे आ गए हैं। दुर्ग में एक और जहां विभिन्न सामाजिक संगठन दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों की हर संभव मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व सैनिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं हैं। पूर्व सैनिक सेवा संघ छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने भिलाई में स्टॉल लगाया है। इन स्टॉलों में प्रवासी मजदूरों को फल, बिस्किट और पेयजल के साथ जरूरत की अन्य दूसरी चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, लंबी दूरी तय करके पहुंचने वाले वाहन चालकों और उनके सहायकों की भी मदद की जा रही है। पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संकट की इस घड़ी में वे जरूरतमंद लोगों की मदद कर देश सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही उनका उद्देश्य अन्य लोगों को भी सेवा भाव के लिए प्रेरित करना है। देखिए, पूर्व सैनिकों की तरफ से पूरे समाज को और पूरे देश को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इस विपत्त और विषम परिस्थितियों में हम देश के सभी राज्यों के जो नागरिक पलायन कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनको हम रास्ते में जो वो विषम परिस्थिति में एक जूझ रहे हैं उसको हम हल्की से एक सेवा देके उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने वापस सुरक्षित घरों में चले जाएं। सड़क पर हालांकि सरकार बहुत कुछ कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन हम एक सैनिक होने के नाते हमारा भी फर्ज लगा कि हम सड़क पर जाते हुए सैनिकों का जो मजदूरों का पलायन कर रहे हैं उनकी कुछ सेवा करें। तो हमने आज ये यहाँ पर एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। और वहीं इस तरह मदद मिलने से प्रवासी मजदूर भी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। बात करेंगे कोरिया जिले की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कोरिया जिले के किसानों और ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। योजना की मदद से ग्रामीणों को गांव में ही काम मिल रहा है। वहीं योजना के तहत कुओं की खुदाई होने से किसानों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिला है और सिंचित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। वनांचल क्षेत्र सोनहत जनपद का रामगढ़ इलाका पहाड़ी पर स्थित है, जिससे यहाँ पानी की कमी हमेशा बनी रहती है। इसे देखते हुए मनरेगा के तहत इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में 500 से अधिक कुओं की खुदाई के कार्य को मंजूरी दी गई। ये स्थानीय ग्रामीणों और किसानों के लिए राहत भरा फैसला था। इससे योजना के तहत ग्रामीणों को आजीविका का साधन मिला। वहीं सिंचाई सुविधा बढ़ने से किसान भी आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह सेंगर ने बताया है कि मनरेगा के तहत अब तक 270 कुओं की खुदाई का कार्य पूरा भी हो चुका है। इससे लॉकडाउन के दौरान भी स्थानीय किसानों ने सब्जी की खेती करके आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण किया। हमारे लगभग जो है 509 लगभग कुएं सेंक्शन है, जिसमें से लगभग हमारे यहाँ 270 के आसपास कुएं लगभग पूर्ण हो चुके हैं, बाकी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। और इसमें लगभग 1,80,000 एक इसकी यूनिट कॉस्ट है, एक कुएं की लगभग पड़ती है। और कुएं से काफ़ी जो हमारे हितग्राही लोग हैं उनको काफ़ी फायदा भी हो रहा है इसमें। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य इसका नरेगा का है, जिससे उस व्यक्ति के लिए मतलब सिंचित जमीन उसकी हो जाती है, उसके अपना बहुफसली अपना वो ले सकता है। जो पहले एक फसल लेता था उसमें वो सब्जी भाजी लगा करके 12 महीने अपना उत्पादन कर सकता है। तो अगर कुएं में अगर मोटा मोटा भी अगर जुड़ें, अगर एक कुएं से हमारा 1.5 एकड़ अगर जमीन सिंचित होता है, तो मैंने इसका हिसाब लगाया लगभग 750 एकड़ एरिया हमारा लगभग सिंचित हुआ, जो सीधे लाभ हमारे जो गांव के हितग्राही हैं उनको लाभ मिलेगा। और हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कि वो लोग सब्जी भाजी ज़्यादा उसका उत्पादन करें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि कैश क्रॉप है, और कैश क्रॉप होने के कारण से जैसे तत्काल अपना सब्जी आया बेचा और तो सीधे नगद पैसा मिल जाता है। और इस महामारी में तो उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। स्थानीय किसानों की माने तो एक कुएं के पानी से करीब 1.5 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। और ये बात भी है कि मनरेगा के तहत कार्य मिलने से और सिंचाई क्षमता बढ़ने से लोगों को अब काम के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।